तो अगला सवाल है बच्चों कि आप लोग को ये क्या होमवर्क दिया गया था, वो तो आप लोग बना दिए हैं। अब जो है एक सवाल आपके सामने है, बहुत सिंपल सवाल है और ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और एक बेसिक सवाल है। कह रहा है कि x बराबर जीरो पर फलन फलन fx बराबर मॉड x के सातत्य सातत्य पर विचार करें। विचार करें, ये आपके सामने सवाल है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत मस्त सवाल है ये। आपको सवाल जो दिया हुआ है बच्चे लोग, ये दे रखा है एफ एक्स बराबर क्या, मॉड एक्स। और आपको पता है जब इसको तोड़ते हैं ना, तो ये दो फंक्शन देता है। एक प्लस एक्स देता है, कब, जब एक्स जीरो से बड़ा हो, यानी जीरो प्लस कहें तो। माइनस एक्स होता है कब, जब एक्स जीरो से कम हो, मतलब जीरो माइनस वाला में होता है। और जीरो कब होता है, जब एक्स एग्जैक्ट जीरो होता है। तो क्यों ना हम लोग इसको हम चेक ही कर लें। मतलब कह रहा है कि एट एक्स इक्वल टू जीरो तो बोल रखा है, तो हम एलएचएल यहाँ निकाल देते हैं। एलएचएल जब निकालेंगे हम लोग, तो आपको पता है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स होगा। और यहाँ एफ एक्स की जो वैल्यू है बच्चे लोग, वो क्या आपको नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है। यानी ये अगर जीरो प्लस पे है ना एलएचएल, सॉरी जीरो माइनस पे होगा, क्या होगा, ये जीरो माइनस पे होगा। तो जीरो माइनस पे क्या करेंगे हम बताइए। जीरो माइनस पे जो होगा फंक्शन का मान क्या होगा, ये माइनस एक्स होगा। और इसका आंसर जब यहाँ जीरो रख देंगे, तो बताइए क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आर एच एल की। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स। जीरो प्लस एफ एक्स की जब बात करेंगे, तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन होगा आपका लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस ये प्लस एक्स। अब यहाँ जब हम रखेंगे जीरो, तो इसका तो आंसर तो जीरो ही आएगा। क्या है, अरे एक्स की जगह पे जब जीरो रखेंगे तो जीरो ही आंसर आएगा ना, यानी दोनों पर सेम आ गया। अब हम लोग निकालते हैं फंक्शन का मान, यानी एफ जीरो पर फंक्शन का जो मान होगा, वो तो जीरो पे तो एग्जैक्ट जीरो दिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि एल एच एल बराबर है आर एच एल के, और बराबर है क्या, एफ जीरो के। इसका मतलब क्या हुआ भाई लोग, इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स क्या है, एफ एक्स जो है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। अगर आपसे हम कहें कि इसकी ग्राफ से भी तो इसको हम बता सकते हैं, इसको ग्राफ से भी हम समझ सकते हैं भाई। ग्राफ से हम लोग क्या समझ सकते हैं, जैसे ये आपका ग्राफ में बनाता, ग्राफ है ये, ठीक है, मैं ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है। और ये मॉड एक्स का ग्राफ है, ठीक है। अब आपको हमने कहा था ना, आपको हमने कहा था कि ये प्लस एक्स होता है और ये माइनस एक्स होता है, और यहाँ पे हम लोग को जीरो पे चेक करना था। तो जीरो पे कहीं पे ग्राफ बताइए, आपको टूटा हुआ लग रहा है क्या। बहुत सारे बच्चे इस ग्राफ को मॉडल से ग्राफ पे याद रखते हैं। तो ध्यान से सुनिए, ये तो यहाँ पे टूटा हुआ है, ये नहीं है। तो जब टूटा हुआ नहीं होता है, तभी तो हम कहते हैं कि वो क्या है, वो कंटिन्यूअस है। क्या है, ये कंटिन्यूअस है। तो इस प्रकार से हम इस मॉड एक्स को हम लोग क्या मैथमेटिकली हम लोग सिद्ध भी करते हैं, ये जो फंक्शन है ना, वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है जीरो पे, ठीक है, कहीं पे टूटा हुआ नहीं है। इसी प्रकार से अगर मैं एक और सवाल आपसे पूछूं, तो क्या आप उसको बता पाओगे। बहुत सिंपल सवाल है ये, ठीक है। मैं एक बार और उसको लिखवा देता हूँ। जितने भी मैं सवाल करा रहा हूँ, ये सब एनसीईआरटी के या तो एग्जाम्पल्स में होंगे, या तो एक्सरसाइज में होंगे। आपको अगर ध्यान से देखोगे आप, तो उसमें आपको मिल जाएंगे। हर चीज आपको मैं बता रहा हूँ, आपको उसको घर पे करना है। एक छोटी सी सवाल मैं और लेता हूँ, और ये एफ एक्स बराबर दे रखा है भाई लोग, जानते हैं क्या, ये एक्स क्यू प्लस थ्री, ये कब है, जब एक्स थ्री नहीं है, सॉरी एक्स जीरो नहीं है। क्या है ये, एक्स अगर जीरो नहीं है तो ये वाला फंक्शन है। अगर वन है, जब एक्स एग्जैक्ट जीरो है, तो कह रहा है आपको सिद्ध करना है, चेक करना है, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, आपको बताने हैं। ये सवाल है आपके सामने, मैं रख दिया हूँ। तो आप इसको कैसे बनाओगे, तो सॉल्यूशन तो वही है कि फंक्शन को लिखते हैं। फंक्शन आपके सामने है, ये है फंक्शन, क्या है, तो ये एक्स क्यू अब प्लस थ्री, ये कब है, जब एक्स जीरो नहीं है। ये वन कब है, जब एक्स बराबर जीरो है। तो हम क्यों ना एल एच एल निकाल देते हैं। एल एच एल का जो फॉर्मूला होता है, आपको याद है, एक ही फॉर्मूला से सब सवाल बन जाएगा। एक्स टेंस टू, ये जीरो पे चेक करना है ना, जीरो माइनस पे एफ एक्स, जीरो माइनस पे एक फंक्शन है,
जीरो माइनस पे जो फंक्शन है वो क्या है बताइए। जीरो से कम पे फंक्शन का जो मान है बच्चे लोग वो क्या है बताइए। तो जीरो माइनस पे यानी जीरो माइनस का मतलब होता है कि जीरो नहीं है। आपको ये समझना होगा जीरो माइनस का मतलब क्या हुआ, ये जीरो नहीं है, मतलब जीरो से कम है ना। जीरो नहीं है मतलब क्या है, ये एग्जैक्ट जीरो नहीं है, जीरो से कम है मतलब जीरो नहीं है। तो जीरो नहीं तो ऊपर वाला में है, यानी यहाँ पे हो जाएगा ये एक्स क्यू प्लस थ्री। जब आप यहाँ जीरो रखिएगा तो ये जीरो का क्यू प्लस थ्री बराबर थ्री आ गया। उसी प्रकार से जब हम आर एच एल का मान जब निकालेंगे तो वो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ये जीरो प्लस एफ एक्स। ठीक है। अब क्या है, जब हम इसको बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो प्लस पे जो फंक्शन का मान लेंगे, जीरो प्लस पे भी फंक्शन तो यही होगा, कौन होगा, ये एक्स क्यू प्लस क्या होगा, ये थ्री होगा। का है क्या कि जीरो प्लस का भी मतलब क्या होगा कि जीरो नहीं है। तो यहाँ पे भी अगर जीरो का क्यू प्लस थ्री हम रखेंगे तो इसका भी आंसर थ्री आ गया। और यहाँ एल एच एल दोनों बराबर हो गया। और फंक्शन का हम लोग मान निकालेंगे, जैसे फंक्शन का मान एफ जीरो पे चेक करना था ना, एफ जीरो पे डायरेक्ट मान जो दिया हुआ है, ये एफ जीरो ये डायरेक्ट मान यहाँ पे दे रखा है कितना, वन दे रखा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मान इसे कितना हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, अभी आपको लगा कि एल एच एल तो बराबर है, एल एच एल बराबर है क्या, आर एच एल। और बराबर क्या है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है एफ जीरो के। इसका मतलब क्या है, हम ये कह दिए एफ एक्स इज क्या हो, नॉट कंटिन्यूअस यानी डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू कहाँ पे, जीरो पे। देखिए ये कितना अच्छा सवाल है ना। ये अगर आपको ये सब क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है बाबू पढ़ाने में, तो इसको थोड़ा सा आप लोग कंप्रोमाइज करिएगा। और ये वीडियो को जो है ना जरूर से जरूर शेयर करिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर है आगे नेक्स्ट हम सवाल क्यों चलते हैं। बताइए क्या ये सवाल आपको समझ में आया ना। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं सवाल को, हर सवाल आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, अब कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको हम बताते हैं। ठीक है, थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शन कुछ बता देते हैं आप लोगों को। इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आपको याद करने हैं, याद करने हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं लिख दिया हूं तो ये विश्वास के साथ मैं जब कह रहा हूं तो आपको ये याद कर लेना है। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपको ध्यान रखना है। इससे पहला जो है, अगर हम बात करते हैं एफ एक्स बराबर, ठीक है, वो क्या है ये एफ एक्स बराबर कांस्टेंट फंक्शन, एफ एक्स बराबर के, यानी इसको कहते हैं हम लोग कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, इसका नाम क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। मैं इसको ग्राफ भी थोड़ा सा बताऊंगा, ज्यादा नहीं, बस दो चार को ही बताऊंगा, बस आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसका ग्राफ जो होता है ये ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है ये, ऑलवेज कंटिन्यूअस। अगर इसकी मैं ग्राफ बनाऊं, इसकी ग्राफ जब बनाऊं तो क्या होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम एक लाइन खींच रहे हैं, ये कांस्टेंट फंक्शन का मतलब y बराबर क्या है, y बराबर ये प्लस के है, या तो नीचे होगा, या तो क्या होगा, नीचे होगा। तो यही है, y बराबर क्या, माइनस के, मतलब या तो ये प्लस होगा या तो क्या होगा, ये माइनस होगा। इसी को अचर फंक्शन कहते हैं। अब ये रहेगा कैसे, कैसे दिखाई देगा, तो एग्जाम्पल में आप देखते हो ना कभी, जैसे एफ एक्स बराबर लिखा होता है, एक लिखा होता है कि एफ एक्स बराबर टू का ग्राफ क्या होगा, एफ एक्स बराबर थ्री ग्राफ क्या होगा, हाँ, एफ एक्स बराबर ये फोर का ग्राफ क्या होगा, ये सारी चीजें आपको लिखे होते हैं। तो आज के बाद से आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऐसे अचर फंक्शन मिले, एफ एक्स बराबर चार, एफ एक्स बराबर पाँच, एफ एक्स बराबर दस, जो भी नंबर मिले तो उसे हम कहेंगे क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो क्या याद करना है, मैंने क्या आपको बताया कि आपको ये याद करना है कि कांस्टेंट फंक्शन, याद करना ये वाला लाइन, ग्राफ तो आपको याद ही रहेगा, कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस, ऑलवेज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। ठीक है, ये ऑलवेज कंटिन्यूअस है, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कहीं पे भी टूटा हुआ ग्राफ नहीं है, हम मतलब ये जुटा हुआ हमेशा जुड़ा हुआ है, तो ये टूटेगा नहीं, तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। आपको तो ये सब ध्यान रखना ही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, अब दूसरा हम लोग फंक्शन को देखते हैं। दूसरा फंक्शन ये है कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स होता है। अभी आपको हम मॉड एक्स ऊपर बताए भी हैं
कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स होता है, यानी इसका इसका जो नाम होता है मॉडुलस फंक्शन। क्या नाम होता है? मॉडुलस फंक्शन। इसका नाम क्या होता है? मॉडुलस फंक्शन। अब ये मॉडुलस फंक्शन जो होते हैं बच्चे लोग, ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, कि मॉड एक्स ग्राफ क्या होता है, इसका डोमेन क्या होता है, एक बार याद कर लीजिएगा ना, तो आगे का जो समय है, आगे आने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसी ग्राफ की बात करें, ग्राफ की बात करें, तो इसके जो ग्राफ होता है, ठीक है, कुछ ऐसे होता है, मैं भी बता रहा हूं। ऊपर भी मैं खिंचवाया था, अभी भी मैं खींच दे रहा हूं, ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो भाई, ठीक है। ये है, यही है मॉड एक्स ग्राफ, कहीं टूटा हुआ नहीं है। और ऐसा इसलिए होता है, देखिए एक बार प्लस आया एक बार माइनस आया ना, तो इधर तो माइनस होता है, इधर क्या होता है? प्लस होता है, इधर क्या होता है? प्लस एक्स होता है, और यहाँ पे जीरो होता है, यहाँ पे क्या होता है? जीरो होता है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा क्या करते हैं। एफ एक्स को जब हम तोड़ेंगे, यानी मॉड एक्स को जब तोड़ेंगे, तो एक बार ये प्लस एक्स दे रहा है कब? जब एक्स जीरो से ज्यादा ले रहे हैं। देखिए इधर सब जितना सब ये प्लस में है ना, तो अगर एक्स जीरो से हम ज्यादा लेंगे तो ये प्लस एक्स वाला ग्राफ बढ़ रहा है। और माइनस एक्स होगा कब? जब एक्स बराबर क्या, लेस देन जीरो होगा। और ये जीरो कब होगा? जब एक्स बराबर जीरो होगा। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा इसको, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं ना है। चलिए अब आगे, यानी ये यही कह रहा है, आपसे पूछेगा कि बताइए मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो आप अगर ग्राफ पता है, डोमेन पता है, इसकी ये वैल्यू पता है, तो आप नहीं देके बता दोगे ये क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है, इसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। कुछ और फंक्शन है जैसे साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये सब आपको पता ही होगा, यहाँ ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। एक और फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, वो भी कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है थर्ड नंबर जो है, ठीक है, थर्ड नंबर जो है आपको मैं बता देता हूँ कि एफ एक्स बराबर ये 1/x, 1/x, जहाँ पे x जीरो नहीं है। अब इसको कहते हैं हम लोग रेसिप्रोकल फंक्शन। क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अब हम आप देखिएगा हम आगे क्या कर रहे हैं। इसकी जो ग्राफ मैं बता देता हूँ, ग्राफ ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसकी जो ग्राफ की मैं बात करूँ, तो ग्राफ जो होता है, आपको एनसीईआरटी में देखोगे ना, 12th क्लास की एनसीईआरटी में देखोगे तो ये सब मिल जाएंगे आपको, 11th में भी है, 12th में भी है, लेकिन ये आप लोग ध्यान से देखोगे ना तभी मिलेगा आपको, अन्यथा नहीं मिलेगा। देखिएगा जैसे ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, ठीक है, ऊपर से आया फिर इधर गया, फिर इधर से आएगा फिर इधर चला जाएगा, मतलब ये जीरो पे तो नहीं मिलेगा, ये कहीं ना कहीं जाके अनंत पे मिलेगा, क्योंकि जीरो पे तो ग्राफ इसका है ही नहीं है, तो जीरो पे तो ग्राफ नहीं है ना। ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, वाई डैश है। तो ये जो होता है अपने डोमेन में तो कंटिन्यूस है, केवल जीरो पे ये कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि वहां पे तो अपरिभाषित है। बात समझ में आया ना? तो ये 1/x ग्राफ हो गया, याद रखना है। अब कुछ पोलिनोमियल फंक्शन के कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ होते हैं, उसको भी देख लीजिएगा। चौथा फंक्शन, ठीक है ना, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब इसकी जो ग्राफ है आपको पता होनी चाहिए, इसको कहते हैं स्क्वायर फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन, ठीक है। अब ये स्क्वायर फंक्शन की हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ, इसकी जो ग्राफ है हम लोग देख लेते हैं। इसकी जो ग्राफ होगी, आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक परवलय की तरह होता है, यानी पैराबोलिक होता है। इस ग्राफ 10th क्लास में भी जानते होंगे, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है, यहाँ पे जीरो होता है, ये एक्स, एक्स डैश, ये वाई, वाई डैश, कहीं छूटा तो आपको इसको लिख देना है। अगर मैं इसकी बात करूँ डोमेन की, दिख रहा है ना, तो डोमेन जो होता है क्या होता है? ये पूरा रियल नंबर माइनस वन से लेकर प्लस वन तक। डोमेन मतलब एक्स में ग्राफ कहाँ से कहाँ तक गया है, ठीक है। और इसका जो रेंज होता है, मतलब वाई में ग्राफ कहाँ से कहाँ तक गया है, तो वाई में ग्राफ तो यहाँ पे जीरो से चालू हुआ है, और ये ऊपर अनंत अनंत तक गया है ना, यानी हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो से लेके अनंत तक, कहाँ हो जाएगा ये? जीरो से लेके अनंत तक। इसी ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन है ना, वो कंटिन्यूअस होगा, ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। यहाँ लिख लेंगे एवरी एवरी पोलिनोमियल फंक्शन, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज ऑलवेज
कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक आपको नोट करने हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल में हम लोग आते हैं, उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अब पांचवा हम लोग देख लेते हैं। पांचवा जो फंक्शन होगा, देखिएगा, वो 5 नंबर जो फंक्शन है, ये भी पूछा जाता है जिसे रूट एक्स। ठीक है ना, इसको हम लिखते हैं कि रूट फंक्शन। क्या कहते हैं, ये रूट फंक्शन बोलते हैं। अब ये रूट फंक्शन जो होता है भाई लोग, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, अब इसका जो ग्राफ आपको बस ध्यान रखना है। ग्राफ कैसा होता है, मैं इसका बता दूं ग्राफ, बस ग्राफ आप लोग को ध्यान रखना। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना, कहीं चिपका देना पेपर पे देख करके, ताकि ये दिखे आपको। तो इसका जो ग्राफ होता है कुछ ऐसे होता है। ठीक है, कुछ ऐसे होता है। मतलब ये पॉजिटिव क्वांटिटी यहाँ जीरो से निकल जाता है, जीरो यहाँ होता है, जीरो से आगे तक जाता है, लेकिन नेगेटिव नहीं वैल्यू होता है। आपको पता है कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होता है ना, तो काल्पनिक हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है, इसका अगर डोमेन की हम बात करें, तो जो डोमेन होगा भाई लोग, तो डोमेन जो होगा वो क्या होगा, तो केवल पॉजिटिव है ना एक्स में। ये जीरो से लेके अनंत तक, यानी जीरो से जीरो पे सटा हुआ है, और इनफाइनाइट से तो इनफाइनाइट जाएगा। और रेंज जो होता है, रेंज इसकी आपको याद कर लेना है, ये भी जीरो से क्या होता है, अनंत होता है। यहाँ जीरो पे सटा हुआ है, और यहाँ पे ये दोनों सेम होता है, इसके डोमेन और रेंज। ये हो गया। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट और फंक्शन आते हैं, हालांकि बाकी सब भी और मिलता रहेगा। ठीक है, लेकिन अब एक फंक्शन, दो फंक्शन मैं और बता देता हूँ। एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, उसका भी सवाल आपको आएगा। ठीक है, तो अब हम डिस्कस कर देते हैं ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है ना, बहुत मस्त ये ग्राफ है, और ये बहुत मस्त फंक्शन है। इसको समझना बहुत जरूरी होता है। ये जो है दिखता है कुछ ऐसे करके। ठीक है, ब्रैकेट एक्स फंक्शन भी हम लोग बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। ये कहता है रूल, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। मान लीजिए रियल नंबर है, और यहाँ पे ये हम दो मान ले लेते हैं, एक यहाँ पे ले लेता हूँ n, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्या, n+1। ये और x का जो वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक वेरी करता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या करता है, वेरी करता है। मतलब n से चालू होगा, n से बड़ा और n+1 के बीच में रहेगा। मतलब ये रूल कहता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहता है, अगर कोई वैल्यू n के बराबर या n+1 से छोटा होगा, तो इसका मतलब ये हुआ, इंप्लाइज दैट, हम ये बोल सकते हैं कि ब्रैकेट x का हमेशा जो मान होगा वो होगा n होगा। मतलब अगर n और n+1 के बीच में कोई सा भी नंबर रहेगा, तो उसके पहले वाला इंटीजर इसका आंसर होगा। अब ये क्या कहना चाहता है, मैं आपको एक और एग्जांपल से मैं समझा दूं। जैसे ये कहना चाहता है ये, कि अगर ये नंबर लाइन है, और यहाँ पे मैं दो नंबर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये लेता हूँ 2, और सपोज यहाँ पे मैं लेता हूँ 3। तो अगर मैं बात करूँ कि ये 2 का इंटीजर मान कितना होगा, तो आप कहोगे 2 होगा। ठीक है, फिर मैं कहूँ कि 2.1 का इंटीजर मान कितना होगा, तो आपको ये देखना है कि ये 2.1 के 2 और 3 के बीच में ही तो कहीं ना कहीं होगा, इधर कहीं होगा। तो इसका भी आंसर क्या होगा, 2। यानी 2 और 3 के बीच में जो भी यहाँ वैल्यू लाइज करेगा, उसके पहले वाला उसका आंसर होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि 2.999, तो इसके 2 और 3 के बीच में है ना, तो पहले वाला इंटीजर कौन है बताइए, इसके पहले वाला इंटीजर कौन है, 2 ही है। इसका आंसर क्या होगा, 2 है। अगर मैं बात करूं कि 2.5 का इंटीजर ब्रैकेट में एक्स का मान क्या होगा, तो 2 ही होगा। फिर मैं बात कर दूं, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, कि अगर हम यहाँ पे ले लें कि 3.1 का, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 और 4 के बीच का नंबर है। ठीक है ना, तो हमेशा ये दो इंटीजर के बीच का नंबर देता है। अब वही चीज लिख दूं कि 1.9 का आंसर क्या होगा, तो 1.9 1 और 2 के बीच में है ना, ये इसका आंसर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमेशा दो इंटीजर के बीच में होगा, लगातार दो इंटीजर के बीच में होगा, लेकिन इसका आंसर होगा पहले वाला इंटीजर, और एग्जैक्ट इंटीजर पे इसका मान क्या होगा, इंटीजर होगा। तो उसी प्रकार से आपको सोच के बताना है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए कि ये 2 माइनस का आप इसमें क्या मान बता सकते हैं। ब्रैकेट एक्स में अगर 2 माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 2 से कम। 2 माइनस का मतलब क्या होता है, 2 से कम। ये 2 से कम का मतलब हुआ कि 1 और 2 के बीच में।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। क्या आप लोग ये समझने के लिए तैयार हैं क्या? 2 माइनस का मतलब क्या होता है 1। एक और चीज ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि 2 प्लस का क्या होगा, तो जैसे ही ये 2 प्लस हुआ तो आपको दिमाग में ये आइडिया आ गया होगा कि ये 2 और 3 के बीच में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इतना ग्राफ बताने के बाद ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये मान कहना क्या चाहता है। अब थोड़ी सी इसकी ग्राफ की हम लोग बात कर लेते हैं, और ये ग्राफ जो है ना क्या होता है मैं इसको ड्रॉ करके बताता हूँ, ठीक है। तो इसके ग्राफ को बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक ग्राफ पेपर को यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब इस ग्राफ पेपर पे इस ग्राफ को आपको दिखाना है। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वो नंबर, ठीक है, कि यहाँ पे जो है इसको मैं लेता हूँ कलर ग्रीन ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे क्या है, ये 0 है, यहाँ पे ये 1 है, और ये 2 है, और ये 3 है, और ये वाला 4 है। उसी प्रकार से इधर क्या होगा कि जब 0 है तो ये क्या होगा -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये माइनस क्या है 4 है। आपको समझ में आ रहा होगा। और ये 1 है, ये 2 है, और ये क्या है 3 है। इधर होगा -1, ये होगा -2, और ये होगा क्या -3, और ये होगा -4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अब हम क्या कर रहे हैं, मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ। देखिए अगर कोई वैल्यू 0, अगर x का मान अगर यहाँ पे होता कि 0 और 1 के बीच में होता तो आंसर तो 0 होता। यानी अगर x की जब हम ग्राफ बनाने जाएंगे तो 0 और 1 के बीच में जब लेंगे ना तो ग्राफ बनाएंगे तो 0 और 1 के बीच में कोई सब, जैसे ऐसे ही हम ग्राफ बना रहे हैं, जैसे ये रंग रहे थे ना, तो बीच में रंग रहे थे, तो यहाँ क्योंकि इसके बीच में है तो इसका आंसर हमेशा क्या हो रहा है, ये हो रहा है। उसी प्रकार से अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिया जाए और यहाँ पे इसको ब्लैंक में कर देता हूँ और इसको मैं ले लिया हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे इसका ग्राफ ये बन गया, ठीक है, क्योंकि ये 0 और 1 के बीच को दिखाता है, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अब अगर 1 और 2 के बीच में लेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, y में 1 हो जाएगा, यानी इसका आंसर 1 होगा, आएगा 1 आएगा। लेकिन ये वैल्यू किसके बीच में रहेगा, इसके और इसके बीच में रहेगा, तो यहाँ से ये वाला ग्राफ बन गया, ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार से 2 और 3 के बीच में होगा, तो 2 और 3 के बीच में होगा तो इसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा, आएगा ये 2 आएगा। और ये 2 और 3 के बीच में है तो हमेशा छोटा वाला इंटीजर होगा, ग्राफ ये बन गया। अब देखिए अगर मैं यहाँ से और यहाँ बात करूँ तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा, 3 और 4 के बीच में आंसर 3 होगा, और 4 तो खाली रहेगा तो इसके बीच में ये ग्राफ बन गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, निगेटिव में थोड़ा चलते हैं। तो निगेटिव में थोड़ा सा वैल्यू आपको मैं समझाता हूँ, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक वैल्यू लेकर के मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे इधर है -1 और यहाँ पे क्या है ये 0। तो अगर मैं बात करूँ कि बताइए ये -1 पे इसका मॉडुलस सॉरी ये ब्रैकेट इसका मान क्या होगा -1 होगा। लेकिन एक बात बताइए, अगर ये -0.5 पे ब्रैकेट मान कितना होगा, तो आपको ये बात समझना है कि -0.5 कुछ यहाँ पे होगा, -0.5 कुछ यहाँ पे होगा, और कुछ 0.5 नेगेटिव ना है तो यहाँ पे होगा, तो इसका ब्रैकेट मान क्या होगा -1 ना होगा, क्या होगा -1। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपको ये सोचना है कि 0.5 नेगेटिव में है तो ये -1 और 0 के बीच में है, तो हमेशा पहले वाला इंटीजर होता है ना, क्या होता है ये पहले वाला इंटीजर होता है, इसके बीच में होगा। तो बात समझ में आया क्या। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कि -3.5 का आप बता सकते हैं क्या आंसर होगा, बताइए। तो -3.5 आप सोचेंगे कि किसके किसके बीच में है, तो जब ध्यान से देखिएगा तो ये है -4 और यहाँ पे है -3 और यहाँ पे कुछ है क्या, ये 3.5 नेगेटिव का, तो ये -4 और -3 के बीच में है, तो इसका आंसर क्या होगा माइनस क्या होगा 4 होगा इसका आंसर, समझ में आया ना, यानी पहले वाला इंटीजर। तो आपका एक होमवर्क यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप लोग कुछ का वैल्यू बता सको, ठीक है। वैल्यू है आपके सामने कि आपको बताना है कि -1.5 का ब्रैकेट मान कितना होगा, ठीक है। और ये 2 जो -2 माइनस है इसका ब्रैकेट मान कितना होगा, 1.999 का ब्रैकेट मान कितना होगा, और उसके बाद -3.99 का ब्रैकेट मान कितना होगा, और 0 नेगेटिव में 5 का ब्रैकेट मान कितना होगा, और 5 माइनस का ब्रैकेट मान कितना होगा, ठीक है। और ये 1 माइनस का ब्रैकेट मान कितना होगा, ठीक है। और एक और मैं यहाँ पे देता हूँ 1 प्लस का ब्रैकेट मान कितना होगा, और ये बताइएगा 0 माइनस का ब्रैकेट मान कितना होगा, और यहाँ बताइएगा 0 प्लस का ब्रैकेट मान कितना होगा। इतना सारा सवाल आपके सामने मैं लिख दिया हूँ और ये ऐसे ही लिख करके आपको कमेंट करना है, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा मैं बताता हूँ, 1 प्लस का मैं बता देता हूँ एक सवाल। 1 प्लस का मतलब 1 से ज्यादा का है, 1 और 2 के बीच में है तो इसका आंसर क्या होगा 1। 0 माइनस का मतलब क्या हुआ कि 0 से कम, 0 से कम मतलब -1, इसका आंसर क्या हो जाएगा ये -1।
ठीक है। और ये 0 प्लस का कितना होगा, यानी 0 से ज़्यादा और 0 और 1 के बीच में तो 0। 1 माइनस का मतलब 1 से कम, मतलब 0 होगा इसका आंसर। समझ में आया ना? बाकी सब आप बता दीजिएगा। तो ग्राफ बना रहे हैं फिर जो बना रहे थे। अब आगे मैं यहाँ पे बढ़ गया हूँ, अब इसको हम बना रहे हैं ग्राफ को, ठीक है। तो अगर वही चीज मैं कह रहा हूँ कि अगर निगेटिव में जाएंगे, -1 और 0 के बीच में जाएंगे तो आंसर तो -1 होगा। क्या होगा ये? -1 होगा। और यहाँ पे ब्लैंक रहेगा तो ग्राफ तो ये होगा। उसी प्रकार से अगर हम -2 और -1 के बीच में लेंगे तो आंसर तो हमेशा -2 आएगा। और यहाँ पे ब्लैंक रहेगा क्योंकि इसके बीच में छोटा वाला इंटीजर, पहले वाला इंटीजर लेंगे। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे लेंगे तो ये अगर -3 और -2 के बीच में लेंगे तो ये -3 छोटा है ना, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे ब्लैंक कर दिए। समझ में आया ना? उसी प्रकार से अगर यहाँ लेंगे तो इसका आंसर ये हो जाएगा, -4 और -3 के बीच में, तो यहाँ पे ब्लैंक रहेगा। और यहाँ पे जब कोई सेगमेंट लेंगे तो छोटा वाला इंटीजर होगा, यानी -4 होगा। अब एक बात बताइए, क्या ये ग्राफ आपको लग रहा है ना कि एक सीढ़ी के आकार का है? तो ये सीढ़ीनुमा ग्राफ भी कहते हैं, यानी स्टेप फंक्शन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेप फंक्शन भी इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ये स्टेप फंक्शन बोला जाता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करूँ, इस कलर से ड्रॉ करूँ, ब्लैक से ही ड्रॉ कर देता हूँ, नहीं ब्लैक से, इसको मैं कहता हूँ आपको, ये कौन कलर है, ये भी से उचित नहीं है, तो मैं पीला कलर ले लूँ। और पीला कहाँ है? ठीक है, चलो इसे पिंक कर देता हूँ। तो इसको हम एक सीढ़ी के आकार को बना रहे हैं। थोड़ा सा अगर जितना भी ये डॉटेड डॉटेड लाइन है, ठीक है, मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा ध्यान देना, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या ये सीढ़ी की तरह लग रहा है। अगर लग रहा है तो आप देखना। अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखिएगा, क्या ये एक सीढ़ी की तरह लग रहा है ना? तो सीढ़ी के आकार के जैसा क्या होता है, ये इसका ग्राफ होता है। इसलिए इसको स्टेप फंक्शन हम लोग ग्राफ बोलते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है ना? बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे भी बहुत सारा फंक्शन मिलेगा, तो सवाल मिलेगा तो वहां पे हम लोग समझेंगे कि कैसा ग्राफ था, ये तो हमने बता दिया। इसको जरूर जवाब दीजिएगा जो सवाल आपसे हमने पूछा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल करते हैं और उसकी जवाब आपको देना है। सवाल ये है कि यदि एफ एक्स बराबर, ठीक है, ब्रैकेट एक्स है, ठीक है, तो एट एक्स बराबर, ठीक है ना, 0 पर कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, चेक करना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि 0 पे कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो एल एच एल आर एच एल बराबर होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, एल एच एल निकालते हैं। एल एच एल का फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, ठीक है। और 0 माइनस पे फंक्शन क्या होगा देखिएगा, यानी हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, आपका लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, और ब्रैकेट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 माइनस। अब 0 माइनस पे मान क्या होगा, 0 माइनस पे यानी 0 से कम, यानी -1 और 0 के बीच में, तो इसका आंसर होगा -1। ये बात समझ में आया? क्यों? तो देखो यहाँ पे मान लेते हैं -1 और यहाँ पे होता है 0। और 0 माइनस का मतलब होता है 0 एग्जैक्ट 0 से कम, 0 से कम तो इसी के बीच में कहीं ना आएगा, इसके कम तब छोटा वाला इंटीजर इसका आंसर होता है ब्रैकेट में। ये बात आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार से अगर जब हम आरएचएल करने जाएं तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स होगा। और अगर हम यहाँ पे मान रख देंगे 0 प्लस पे, फंक्शन का जो मान होगा ये 0 प्लस पे क्या होगा बताइए? तो 0 प्लस पे तो 0 होगा क्योंकि 0 और 1 के बीच में होगा। अगर ये ग्राफ मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे अगर 0 है और यहाँ पे 1 है तो 0 प्लस कुछ यहाँ आएगा, तो 0 प्लस इसके बीच में आएगा, तो छोटा वाला इंटीजर तो 0 हो रहा है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे कि ये 0 प्लस पे जब 0 हो रहा है तो यहाँ से तो ये समझ में आया कि यहाँ तो एल एच एल बराबर नहीं है आर एच एल के। इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। क्या है ये? डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू क्या, 0। अच्छा, ये तो समझ गए, मैथमेटिक्स से आप लोग बना दिए, बड़ा सिंपली बना दिए। तो कैसे सवाल पूछे जाएंगे आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से ग्राफ के समझ लेते हैं थोड़ा। देखो 0 यहाँ पे है ना, ग्राफ में मैं आता हूँ, 0 पे क्या है, 0 पे अगर लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट में 0 पे तो 0 है, लेकिन अगर लेफ्ट में जाएंगे तो इसका आंसर जो हो जाएगा -1 हो रहा है। और राइट में क्या हो रहा है, राइट में जाएंगे तो ये 0 हो रहा है। तो कहने का मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए क्या है, डिसकंटिन्यूअस। यानी अब ये कह सकते हैं कि एवरी इंटीजर एफ एक्स इक्वल टू ब्रैकेट एक्स इज discontinuous discontinuous at every integer। याद करना है ये बात आपको, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको ये बात आपको याद करने हैं, याद करने हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है, याद कर लीजिएगा।
अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे एक सवाल यहाँ पे करता हूँ, देखो फंक्शन तो बहुत सारा हमने बता दिया, बस इसको ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट फंक्शन, रूट फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन, बहुत सारा है, ठीक है। अब यहाँ से एक और सवाल कर लेते हैं, हालांकि अब सवाल करना आप लोग चालू कर लोगे, ठीक है। जैसे एक सवाल आपकी किताब में दे रखा है कि एफ एक्स इक्वल टू, एग्जाम्पल के सवाल हो सकते हैं ये, तो ये अगर ये x है, ठीक है, और ये कब है, जब x 0 से ज़्यादा या बराबर है, और ये एक्स स्क्वायर कब है, जब x 0 से कम है, x 0 से कम है। मतलब आपको एट एक्स इक्वल टू 0 पे इसको चेक करना है, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, आपको चेक करना है। तो बड़ा सिंपल है सॉल्यूशन करना है इसका। देखो मैं बार बार एक ही फॉर्मूला से कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप लोग आराम से इसको करें, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं कि ये एफ एक्स दे रखा है, इसका ये एक्स होगा, और ये क्या होगा, कब, जब एक्स 0 से बड़ा या बराबर है, और ये एक्स स्क्वायर कब, जब एक्स 0 से कम है। तो एल एच एल निकालते हैं, एल एच एल लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, और 0 माइनस पे जो फंक्शन का मान होगा, बताइए कौन होगा। 0 माइनस का मतलब 0 से कम ना, तो 0 से कम पे ऊपर वाला में है कि नीचे वाला में, यानी 0 माइनस तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे मैं बता दूं कि 0 माइनस तो इसमें रहेगा और 0 प्लस तो इसमें रहेगा, क्योंकि 0 प्लस का मतलब होता है 0 से ज्यादा। तो यहाँ पे जो फंक्शन है ये हो जाएगा 0 माइनस पे फंक्शन हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे जब यहाँ पे 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0 होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आर एच एल निकाल लेते हैं, ठीक है। आर एच एल निकालते हैं, ये लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। अब ये क्या हो गया, बताइए, ये हो गया लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, 0 प्लस पे फंक्शन यानी 0 से ज़्यादा फंक्शन क्या है, एक्स है। तो बताइए यहाँ पे 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0, 0 प्लस पे 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं ना है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे फिर अगर एफ 0 पे फंक्शन का मान लिखेंगे, तो यानी एफ 0 पे तो इसी में रखाएगा ना, यानी 0 बराबर, जहाँ पे बराबर लगा हुआ है, तो यानी हो जाएगा ये 0, क्या हो जाएगा ये 0। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि ये एल एच एल बराबर आया आर एच एल के, और उसके बराबर है क्या है, एफ 0 के। तो हम कहेंगे कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब हम यहाँ से एक बात ये समझ रहे हैं कि मैथमेटिकली तो हम लोग जान गए, लेकिन थोड़ा सा अभी अभी हम लोग ग्राफ पढ़े हैं तो उसे भी थोड़ा सा फील कर लेते हैं कि क्या ये बात सही है, क्या ग्राफ से मुझे कुछ फायदा हो रहा है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। अच्छा बताइए, अभी अभी आप लोग प्लस एक्स का ग्राफ पढ़े थे और माइनस एक्स का मॉडुलस एक्स में ग्राफ बनवाए थे ना, अगर हम एक्स स्क्वायर का भी बनाए थे, अगर हम एक्स स्क्वायर की ग्राफ आपको हम याद करवाएं तो कुछ कुछ इस तरह का लिखवाए हैं, और जब मॉडल की जब ग्राफ हम बनवाएं कुछ इस तरह के लिखवाए थे, ठीक है ना। अभी ऊपर है, स्क्रॉल करके देख लीजिएगा, लास्ट में आपको हम दिखा भी देंगे। तो ये कह रहा है, यहाँ पे मैंने कहा था कि ये प्लस एक्स का है और ये क्या है, माइनस एक्स का है, और ये है एक्स स्क्वायर का ही है, लेकिन ये निगेटिव में है जब एक्स 0 से कम है, और ये भी एक्स स्क्वायर का है जब 0 से ज्यादा है। तो इसी प्रकार से कह रहा है कि अगर ये 0 से कम है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, तो इसकी जो ग्राफ हो जाएगी कुछ ऐसी आएगी, यानी अगर एक्स 0 से कम है तो यानी एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो जाएगा ये। और ये कह रहा है कि अगर 0 एक्स 0 से ज्यादा है तो इसका आंसर क्या होगा, एक्स हो रहा है, क्या हो रहा है, ये एक्स हो रहा है। तो एक बात बताइए, मैंने एक ही ग्राफ में, ये हो जाएगा प्लस एक्स का ग्राफ और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ग्राफ, यानी ये माइनस अनंत से लेके 0 तक क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर ग्राफ हो रहा है, और ये 0 से लेकर अनंत तक हो रहा है प्लस एक्स ग्राफ। तो देखो ये कहीं भी टूटा हुआ नहीं ना है, जब टूटा हुआ नहीं है तो क्या है, कंटिन्यूअस ग्राफ है। तो ग्राफ से ना एग्जैक्ट हम लोग को ये आइडिया मिलता है कि टूटा हुआ नहीं है तभी तो ये कंटिन्यूअस है। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अब आपके सामने मैं आगे आ जाता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। चलिए एक और अब हम कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं, ये बात तो सब जान गए, बाकी सब इंपॉर्टेंट ग्राफ होगा एक, अगर अलग वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। अब कुछ जो है ना, आपको इंपॉर्टेंट जो संतत फलन की जो प्रोसेस होती है, यानी आपको मैं बता दूं, संतत फलनों फलनों का बीजगणित, ठीक है। बीज गणित को मैं देख लेता हूँ, मतलब इसको इंग्लिश में कहेंगे अलजेब्रा ऑफ अलजेब्रा ऑफ अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हम क्या कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि एफ एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूअस फंक्शन।
ये डोमेन में अपने क्या होगा, ये डोमेन में अपने कंटिन्यूअस है। तो आपको ये सीखना है, ये याद करना है आपको कि पहला कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन को हम जोड़ेंगे तो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। दो फंक्शन को अगर हम घटाएंगे तो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अगर हम किसी भी दो फंक्शन को अगर हम गुना करेंगे, अब क्या आगे गुना करेंगे, तो वो भी क्या होगा, वो भी क्या होगा, वो भी आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। और चौथा जो कहता है कि अगर f बाई जी जो होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। शर्त ये है कि g जीरो नहीं होना चाहिए। ये बात से आप लोग तो सहमत हैं। अब यहाँ से ये चीज आप लोग जान गए। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी अभी आपने एक सवाल किया कि जो एफ एक्स है ना, आपने पढ़ लिया ना कि ये मॉड एक्स है, नहीं, और जी एक्स मैं ले लेता हूँ क्या, ये एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं बात करूं कि बताइए कि ये मॉड एक्स आप प्लस एक्स स्क्वायर कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो आप कहोगे बेशक कंटिन्यूअस है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि ये भी कंटिन्यूअस है और ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो आपको इस प्रकार से जवाब देने हैं। आपको ये भी पता है, जैसे मान लेते हैं साइन एक्स भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, नहीं, अब कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, तो दो कंटिन्यूअस का सम क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इस बात तो सहमत है आप लोग, बोलिए। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, एक और स्पेशल फंक्शन हम लोग का छूट गया था, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर अगले टॉपिक को हम लोग बढ़ाते हैं। एक आपको फंक्शन याद होगा जिसका नाम होता है आइडेंटिटी फंक्शन। नाम क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको भी याद, इसको कहते हैं, ठीक है ना, तत्समक फलन। क्या कहते हैं, तत्समक फलन। तो तत्समक फलन क्या होता है, मैं बता दूं आपको कि तत्समक फलन के आपको ये एफ एक्स बराबर ना जो डायरेक्ट दिखता है प्लस एक्स, क्या होता है ये एक्स दिखता है, इसी को हम लोग कहते हैं तत्समक फलन। क्या कहते हैं, एक्स को ही दिखता है इसलिए देता हूँ, एक्स को ही तत्समक फलन कहते हैं। इसी ग्राफ आपको मैं बताता हूँ ग्राफ कैसे होता है। कुछ ग्राफ कुछ ऐसे तरह का होता है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिख देता हूँ सबसे पहले, ठीक है, और इसी ग्राफ को बना देता हूँ, ठीक है, यही होता है इसे ग्राफ, ठीक है, ये प्लस एक्स का ग्राफ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो यही आइडेंटिटी फंक्शन होता है, ये एक्स एक्स डैश, ये वाई वाई डैश, ये जीरो पे जाता है, जीरो से हो जाता है। यानी ये आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब होता है कि जो डालेंगे ना, इसका वन डालेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, वन आएगा। दो डालेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, दो ही आएगा। तीन डालेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, तीन ही आएगा। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन क्या है ना, साइन एक्स क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ध्यान सुनना, मैं आपको बता दूं, साइन एक्स फंक्शन, कॉस एक्स फंक्शन, टेन एक्स फंक्शन, ठीक है, और या ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक, ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। अपने डोमेन में, यानी ये अपने प्रांत में हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, आपको ध्यान रखना है। समझ में आया क्या, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। तो साइन एक्स जैसे मान लेते हैं, अगर मैं आपसे सवाल करूं बताइए ये टेन एक्स कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो आपको सर हमने तो पढ़ा है कि साइन एक्स भी कंटिन्यूअस होता है, कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस होता है, तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन का भाग भी तो कंटिन्यूअस होगा, ऐसे भी सोच सकते हो। या ये थ्योरी लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होता है अपने डोमेन में। तो ये सारी चीजें आप लोग जान गए, ठीक है। अब हम आपको एक बात बताता हूँ, देखिए आपको अगर कोई फंक्शन है टू composition of composition of two continuous function is always continuous, ठीक है। अब ये क्या कहना चाहता है, ध्यान से सुनिएगा। मतलब f कोई फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है, g भी फंक्शन है अगर वो क्या है, कंटिन्यूअस है। ये कहना चाहता है जो फॉग एक्स होगा ना, वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। गॉफ एक्स फंक्शन जो होगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब ये जो है चैप्टर नंबर 1 में, ये आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 1 में, वहां पे आप लोग को पढ़ना है। जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि एफ एक्स बराबर, जैसे मान लीजिए साइन एक्स है, ठीक है, और ये जी एक्स बराबर ये मॉडुलस एक्स है, तो ये भी कंटिन्यूअस है ना, और ये भी क्या है, कंटिन्यूअस है।
तो कहने का मतलब ये दोनों फंक्शन को मिला करके हम एक फॉग एक्स बना दें, मतलब कि ऐसे बना दें, ठीक है, फॉग एक्स। फॉग एक्स मतलब कि एफ के भीतर जी एक्स को डालना है, इसका सूत्र हुआ। तो सबसे पहले तो आपको एफ एक्स पता होना चाहिए, मतलब ये निकाल रहा हूं मैं, आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको एफ एक्स पता होना चाहिए। तो एफ एक्स को लिखेंगे हम, कितना दिया हुआ है एफ एक्स, साइन एक्स, कितना है ये, साइन एक्स। और एफ के भीतर हमको डालना है किसको, जी एक्स को। अरे बोलिए, यानी हो जाएगा ये साइन ऑफ, जहां जहां एक्स वहां जी एक्स पुट कर देंगे। और भाई जी एक्स का मान कितना है, यानी साइन, ये मॉड एक्स है ना, अरे जी एक्स का मान कितना है, मॉड एक्स है। तो कहने का तात्पर्य है कि साइन एक्स भी कंटिन्यूअस था और साइन एक्स भी कंटिन्यूअस था और ये मॉड एक्स भी कंटिन्यूअस है, तो दोनों का यानी कॉम्पोजिशन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। यानी रूल कहता है कि अगर आपको एफ और जी दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका फॉग ऑफ दोनों कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर है ना? अरे बोलो यार, इस मान लो ऐसे पूछ देंगे, ये साइन एक्स प्लस मॉड एक्स कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, ठीक है, और इसका मॉड क्या हो जाएगा, ये भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। समझ आया? कुछ ऐसे सवाल पूछेगा तो दो फंक्शन को मिला के बना रहा है ना, ये कंपोजिशन का मतलब होता है दो फंक्शन को मिला के बनाना। तो अगर दो फंक्शन को मिला के बनाया जाता है तो भी कंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। एम कोई शक नहीं है आपको, समझ में आ रहा है ना ये मैं क्या कहना चाहता हूँ? आपको ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी और चर्चा करते हैं, ठीक है। बाकी सब थ्योरी समाप्त हो गया है। अब कुछ क्वेश्चंस आपको मैं कराता हूँ इसमें, फिर हम लोग अगले जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग 5.1 का हर एक एक सवाल करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। जैसे एक सवाल है, छोटा सा सवाल है कि अगर एफ एक्स बराबर, ठीक है, ऐसे सिंपली सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर ये 5x माइनस थ्री, तो कह रहा है कि x बराबर 0 पे कंटिन्यूटी चेक कीजिए, x बराबर 1 पे चेक करिए, x बराबर क्या हो रहा है, ये 4 पे चेक कीजिए। कुछ ऐसे सवाल दे दिया है। तो ये बड़ा सिंपल सा सवाल है कि आपको करना है। तो सवाल तो अगर सबसे पहले मैं ये तीन सवाल यहाँ से कर दिया है, सवाल एक ही है लेकिन इसमें हम वैल्यू तीन दे दिया है तो हम 3 बार निकालना पड़ेगा मुझे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये एट एक्स इक्वल टू हम 0 पे चेक करेंगे। तो एक मैं तो बता देता हूँ, बाकी सब आप कर लेना। तो एलएचएल कैसे निकलेगा, लिमिट एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा, ये 0 माइनस, तो 0 माइनस पे फंक्शन का मान जो होगा, फंक्शन तो एक ही है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, अब फंक्शन कितना है 5x माइनस थ्री। अब यहाँ पे 0 रख दो तो 5 इंटू 0 माइनस थ्री बराबर आंसर हो जाएगा -3। उसी प्रकार से अब आरएचएल निकाल लेते हैं। आरएचएल जो निकाल लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू क्या, ये 0 प्लस, तो 0 प्लस पे जो फंक्शन का जो मान होगा वो क्या होगा, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, 0 प्लस पे फंक्शन का मान क्या होगा, फंक्शन तो एक ही है ना, यहाँ पे तो बदलेगा ही नहीं, फंक्शन दो रहेगा तो ना हम लोग चुनना है, जब एक रहेगा तो आपको बैठा देना है मान। तो ये 0 रखिएगा, 5 इंटू 0 माइनस 3 बराबर हो जाएगा -3, यानी 0 बराबर आ गया। अब ये फंक्शन तो एक ही है, फंक्शन जब एक ही है, कितना है ये 5x माइनस थ्री, तो जब हम f0 इसमें रख देंगे भाई लोग, तो बताइए कितना हो जाएगा, ये 5 इंटू 0 माइनस थ्री बराबर कितना हो जाएगा -3, यानी तीनों बराबर आ गया। यानी एल एच एल बराबर क्या होना चाहिए, आर एच एल बराबर क्या हो जाएगा f0। अब देखो ऐसे सवाल को करने के लिए, ठीक है, तो कोई मतलब कि ये बहुत ऐसा सवाल नहीं है, ये डायरेक्ट पुटिंग वैल्यू वाला सवाल है, मतलब आप डायरेक्ट पुट कर दो और बस ये मेहनत करना है, एलएचएल आरएचएल निकाल करके बार बार ये करना होगा आपको। तो इसका ये ऐसा रूल यही है इसका करने का, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो ये छोटे छोटे सवाल। उसी प्रकार से आप ये कहाँ पे 1 पे कर सकते हो और 2 पे कर सकते हो, फंक्शन वही होगा तो वहां पे भी कंटिन्यूअस होगा, तो लिखेंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू क्या 0, तो 1 पे भी कंटिन्यूअस होगा क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, तो ये कंटिन्यूअस होगा, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अगर मैं बात करूं ये दूसरे का क्वेश्चन का, दूसरा क्वेश्चन की बात करूं कि बताइए कि एफ एक्स बराबर, ऐसे कुछ सवाल लिखता है उसी प्रकार के, ये 2x स्क्वायर माइनस 1, तो आप नहीं कर सकते हो कि एट एक्स इक्वल टू कहाँ पे जज करना है, तो 3 भी जज करना है, तो नहीं कर लोगे आप, कर लोगे ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। एलएचएल निकालेंगे, आरएचएल निकालेंगे, अब फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। तो इस प्रकार के कुछ सवाल होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इंटरवल जो होता है, थोड़ा सा इंटरवल के बारे में बता दूं, ठीक है। अब इंटरवल जो होते हैं मैं बता दूं, 4 प्रकार के इंटरवल होते हैं। अगर यहाँ पे अगर ये ए है और यहाँ पे बी है, तो ये इंटरवल जो होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये एक्स वैल्यू है, क्या ये एक्स वैल्यू है, ये क्या है एक्स वैल्यू है। तो अगर ये कह रहा है कि ये एक्स का जो वैल्यू है, अगर ये एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, ये ए से लेके बी तक होगा, तो इसे हम कहेंगे क्लोज इंटरवल। क्या कहेंगे, क्लोज इंटरवल, मतलब इसमें इंड पॉइंट काउंट होगा, इंड पॉइंट काउंट होगा, ठीक है। तो ए भी काउंट होगा, ए भी काउंट होगा और बीच वाला पॉइंट भी काउंट होगा, ठीक है। उसी प्रकार से ये पहला है, ठीक है ना, इसको कहते हैं ओपन क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल, ठीक है, पहला।
दूसरा जो है x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। इसका मतलब होता है कि जो x जो होगा वो a से बड़ा होगा और b से क्या होगा, छोटा होगा। तो इसी ग्राफ कैसे बनेगी, इसी ग्राफ बनेगी कुछ ऐसे, a और b यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओपन कर देंगे, यहाँ पे ओपन कर देंगे और बीच वाला को रंग देंगे। मतलब बीच वाला ही केवल मान लेना है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ है, आपको ध्यान रखना है। फिर तीसरा भी होता है क्या, कि अगर x जो है कुछ ऐसे हो जाए तो a बराबर हो जाए और b से क्या हो जाए, छोटा हो जाए। तो इसका जो ग्राफ होता है भाई, क्या होता है, यहाँ पे a और यहाँ पे क्या, b। तो a को ले लेना है और b को करना है, छोड़ देना है और इसको रंग देना। देखिए करने का मतलब ये है ओपन इंटरवल, ये एक तरफ क्लोज एक तरफ ओपन। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और चौथा जो है वो x का जो वैल्यू होगा a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा चाहे बराबर होगा। तो इसका जो ग्राफ अगर हम बनाएंगे, अगर यहाँ पे a होता है और यहाँ पे क्या होता है, b होता है, तो b को ले लेना है और a को छोड़ देना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं ओपन इंटरवल। दूसरा को क्या कहते हैं, इसका नाम है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल इसे हम लोग कहते हैं, थर्ड वाले को क्लोज्ड ओपन। क्लोज्ड ओपन इंटरवल ऐसे कहते हैं, ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये समझाना चाह रहे हैं कि कोई ग्राफ अगर है, अगर वो इंटरवल में चेक करना है, तो अगर वो इन पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, ठीक है, और ये बीच में भी कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन बोला जाएगा उस पूरे इंटरवल में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मान लो कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ए ले लेता हूँ, यहाँ पे बी ले लेता हूँ, यहाँ पे अगर कंटिन्यूअस तो है, लेकिन यहाँ इन पॉइंट पे वो डिफाइंड नहीं है, तो बीच में तो कंटिन्यूअस होगा लेकिन इन पॉइंट पे कंटिन्यूअस क्या होगा, नहीं होगा। तो बीच में कंटिन्यूअस कहलाएगा लेकिन तो इन पॉइंट पे क्या, डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। यानी एक ही फंक्शन कहीं पे कंटिन्यूअस और कहीं पे डिसकंटिन्यूअस हो जाए। सपोज करिए मैं आपको एक ग्राफ आपको बना के बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, और मैं एक ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, कुछ ऐसे ग्राफ हमने बना दिया। तो यहाँ पे हमने देखा क्या, ये x बराबर ए ले लीजिए और यहाँ पे x बराबर क्या, x बराबर बी ले लीजिए और यहाँ पे x बराबर सी ले लीजिए, x बराबर सी ले लीजिए। अब यानी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो फंक्शन है ए पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, बी पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, सी पे भी डिसकंटिन्यूअस हो गया ना। तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पे भी डिसकंटिन्यूअस, यहाँ पे भी डिसकंटिन्यूअस और यहाँ पे भी डिसकंटिन्यूअस। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन जो है एफ एक्स मान लेते हैं, कोई फंक्शन था जो यहाँ से लेकर के, ध्यान सुनिए, अगर ये जीरो से लेकर के, अगर हम आपसे पूछें कि जीरो से लेकर के बताइए ए तक क्या है, तो कंटिन्यूअस है, लेकिन ए पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अब फिर ए से बी तक, ए से बी तक क्या है, तो ए से बी तक जो है, ए से बी तक कंटिन्यूअस है लेकिन बी पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो ये थ्योरी हम लोग का समाप्त होता है। ये इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल क्वांटिक्स एकेडमी पे चला जाएगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा और उसको आप जितना भी ये लिखा गया है इसको बढ़िया से पढ़िएगा, वाच करिएगा, लिख लीजिएगा। और एक जो शॉर्ट वीडियो में जो सवाल हम लोग दिए हुए हैं या जो भी फॉर्मूला दिए हुए हैं उसको आप नोट डाउन कर लेना और याद कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बहुत मस्त कॉन्सेप्ट था, आपने पढ़ा और ये समझ लीजिए ना, एक नोट्स की तरह है ये, अगर बढ़िया से इसको लिखोगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कुछ, पता ना ऊपर ग्राफ मैंने कुछ फॉर्मूला बताया है क्या, देख लेते हैं एक बार। अगर ये बताया होगा बहुत तो फिर कोई दिक्कत नहीं है आपको, देख लीजिएगा। सातत्य है ना, ये कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन मैंने बताया है, सवाल भी कुछ बताया है, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था वो बताना थोड़ा सा भूल गया हूँ। हालांकि 11th क्लास का है, आप लोगों को पता होगा ये सारी चीज़ें। अब हम आगे बढ़ करके उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए जितने भी ग्राफ में बताया बहुत अच्छा अच्छा ग्राफ है, ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं आपको कुछ फॉर्मूला में लिखवा ही देता हूँ, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर लिमिट, ठीक है। तो पहला है बहुत मस्त फॉर्मूला, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन अपन एक्स माइनस ए इक्वल टू होता है एन इंटू ए के पावर एन माइनस वन, ठीक है। और दूसरा का जो फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स कितना होता है, वन। उसके बाद थर्ड लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है ना, आपको
और 10x/x क्या होता है, ये भी 1 होता है, बहुत आता है परीक्षा में ये। चौथा, लिमिट x टेंस टू 0 a के पावर x माइनस 1/x, इसका आंसर होता है log a, क्या होता है log a। ठीक है। पांचवा फॉर्मूला, अगर मैं बात करूं तो लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x माइनस 1/x log e होता है, लेकिन इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है। छठा, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x/x कितना होता है, कितना होता है 1 होता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सातवां देख लीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स का होल पावर 1/x, इसका आंसर क्या होता है, ये होता है। ठीक है, तो हम कुछ फॉर्मूला आपको लिखवाए हैं, हालांकि बहुत सारा फॉर्मूला होता है, लेकिन कम से कम इतना फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए एटलीस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं 5.1 अगले एक्सरसाइज में करेंगे, हर एक सवाल करेंगे, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू।